नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यस केमिस्ट्री पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से, जो कि हमारे चैनल का पहला वीडियो है, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक MCQ क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज में हम वैसे क्वेश्चन से डील करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस सीरीज में हम आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और इन सारे क्वेश्चंस को करके आप अपने तैयारी पे 4 चांद लगा सकते हो। आज के हमारे इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। और अगर नहीं किया है या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने कर भी लिया है, उनके लिए ये बहुत अच्छा माध्यम बनने वाला है, बहुत अच्छा सोर्स बनने वाला है रिविजन का। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए, इस वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? इस चैप्टर का बेहद आसान सवाल है। आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करे। हाँ, जो राउट्स लॉ को फॉलो करे। और साथ ही साथ जब हम राउट्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिन प्रॉपर्टीज में हमें यह पता चलता है कि आइडियल सॉल्यूशन का चेंज इन इंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच और चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए भी सही है, विच ओबेज राउट्स लॉ। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, दैट इज डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पर मोल ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म्स से है। मैं आपको बता दूं, कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। और कंसंट्रेशन टर्म्स में बस आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए होंगे। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और पर मोल ऑफ सॉल्यूट। यानी सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि ऊपर है हमारा मोल और नीचे है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आप ये बात आसानी से बता सकते हो कि ये फॉर्मूला कौन से कंसंट्रेशन टर्म का है, ऊपर मोल और नीचे सॉल्वेंट का मास। अगर आपने याद किया है तो आपको याद आ जाएगा कि ये है मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा मोलैलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। काफी बार आप सवाल को अगर ठीक से नहीं समझते हो, वैसे केस में भी आपका बहुत सारा आसान क्वेश्चन छूट सकता है या आप मिस्टेक कर सकते हो। तो सवाल को आराम से पढ़ें, एक बार नहीं, जरूरत पड़े तो उसको 2 बार पढ़ें। अगले सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहां पढ़ा था आपने? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में। ऑस्मोसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास करते हैं लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये सवाल पूछ रहा है कि ऑस्मोसिस में which of the following can pass through semi permeable membrane। तो अभी मैं जस्ट बताया कि ऑस्मोसिस में याद रखिएगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूट के पार्टिकल से बहुत छोटा होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि है सवाल नंबर 4। यह सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं, ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में देखा जाता है जिसमें हमसे यह सवाल पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं है, या इनमें से कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो आपको ये एग्जांपल अच्छा से याद होना चाहिए। हो सकता है आपके नोटबुक में जो भी एग्जांपल आपको मैंने लिखवा रखा, आप उन सारे एग्जांपल्स को याद कर लीजिए, उससे बाहर से सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछ सकता है। फिलहाल इधर क्वेश्चन पे फोकस करें। यहां सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा इनमें से आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? तो आइडियल सॉल्यूशन को याद रखने का एक तरीका है कि आइडियल सॉल्यूशन में जो भी 2 कंपोनेंट होते हैं ना, वो सुनने में एक जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे कंपाउंड होते हैं। तो एक जैसे कंपाउंड जो भी होगा, जिन भी ऑप्शंस में हमें एक जैसा कंपाउंड लगेगा, वो ऑप्शंस आइडियल सॉल्यूशन के होंगे, अदरवाइज
नॉन आइडियल। आइए देखते हैं, बेंजीन टोल्यूइन आइडियल, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल आइडियल, क्लोरोफॉर्म एसीटोन देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये भी आइडियल। तो नॉन आइडियल इनमें से कौन सा है, यानी आइडियल कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये सवाल सबसे पहले आपको ये सोचना, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सवाल कौन से सेक्शन से पूछा गया है। यह सवाल पूछा गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह बात पता होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने इस चैप्टर में टोटल 4 पढ़ा है। सबसे पहले RLVP, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आखिरी ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, डिफ्यूजन पढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। चलिए सवाल पे बात करते हैं। सवाल कह रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा वाटर में। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद रखिए, वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सॉल्यूट के संख्या पे डिपेंड करे। जी हां, सॉल्यूट पार्टिकल्स के संख्या पे डिपेंड करे। ठीक है, उनको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में 4 पढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता होगा। यहां पर इस सवाल में बात हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला यानी डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम इंटू आई। जी हां, केबी इंटू एम इंटू आई, जहां पे आई है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस दे रखा है, इस ऑप्शन में 1% ग्लूकोज है, 1% सुक्रोज है, 1% NaCl है, 1% यूरिया है। तो इस सवाल में जो कंसंट्रेशन है वो सभी का सेम है, तो मोलरिटी सभी का सेम जाएगा, केबी का वैल्यू सभी का सेम जाएगा। जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो वेंट ऑफ फैक्टर करेगा। अब वेंट ऑफ फैक्टर एक अलग टॉपिक है। इस सवाल का प्रॉपर तरीके से जवाब देने के लिए आपको वेंट ऑफ फैक्टर पता होना चाहिए। वैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो डिसोसिएट हो सकते हैं या एसोसिएट हो सकते हैं, उनके लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में ग्लूकोज हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सुक्रोज इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, लेकिन NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है उनके लिए I बराबर होता है 1, तो सुक्रोज के लिए भी I बराबर 1, NaCl के लिए I बराबर 1 नहीं होगा, क्योंकि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यूरिया के लिए I बराबर 1 होगा। तो NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, आइए करते हैं बात। वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है I बराबर होता है कि टूटने के बाद सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं बट्टा टूटने के पहले सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। अगर मैं बात करता हूं NaCl की, तो NaCl किसमें ब्रेक होता है, Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में। तो टूटने के बाद 2 मोल है और टूटने से पहले सिर्फ 1 मोल, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 2। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए इस सवाल को मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस टाइप का सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें थोड़ा वेरिएशन करके आपसे सवाल को मतलब इसमें ऐसे सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन किया जाता है और बहुत तरह का सवाल बन जाता है। इसीलिए आप वेंट ऑफ फैक्टर को समझिए कि जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है या यूरिया है, ये सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे सॉल्यूट हैं जो टूटेंगे नहीं। लेकिन यहां पर NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्वेंट में जाते ही Na+ और Cl- में टूट जाता है और टूटने के कारण इसका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आता है 2। तो जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं NaCl का, तो उस केस में I की जगह पर 2 पुट करते हैं, बाकी सारे केस में I की जगह पर 1 पुट करते हैं। और I की जगह पर 2 पुट करने के कारण ही जो हमारा NaCl है उसका बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो सबसे ज्यादा होता है। और हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि NaCl का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए इतना एक्सप्लेन किया है क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं और आपको वेन हॉफ फैक्टर का क्या यूज है ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला सवाल जो है वो कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। मतलब ये कि हम जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। आपके कॉपी में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज प्रेशर। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। इसका जीता जाता एग्जांपल ये है कि जब हम चाशनी बनाते हैं या फिर हम किसी भी चीज को गर्म पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी अगर हम और ज्यादा हीट देंगे तो उसमें और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड हो सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस आर दोज प्रॉपर्टीज, अभी जस्ट बताया था 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, आरएलबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। काफी बार 2 नंबर में यह सवाल पूछता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपको आंसर बस ये लिखना है कि वैसे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल के संख्या पे डिपेंड करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां भी हमसे वही सवाल पूछा जा रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ पार्टिकल्स ओनली, नेचर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। सॉल्यूट के संख्या, सॉल्यूट का संख्या ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, सॉल्यूट का संख्या कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड व्हेन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब हम ऑब्जर्व करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तभी हम ऑब्जर्व करते हैं जब किसी लिक्विड में या किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। जी हाँ, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास कोई लिक्विड है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। मेरे पास पानी है, उस पानी में अगर मैं नमक ऐड करता हूं NaCl जो कि एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो उस केस में भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी अगर पानी में नमक ऐड कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या और भी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं वोलाटाइल लिक्विड में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। यार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये सवाल अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ा है ना, जैसे मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन। काफी बार यह सवाल पूछा जाता है कि इन सब में से टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है कि वैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख जाए, जी हां, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ मोलैरिटी के फॉर्मूला में दिखता है, इसके अलावा फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी इन सब के फॉर्मूला में भी वॉल्यूम दिखता है। तो ये तीनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और बाकी सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज। मोल फ्रैक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। मोल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा भाई, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन डिक्रीज ही क्यों होगा सर, इंक्रीज भी तो हो सकता है। आइए आपको बताते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी लीटर में, याद रखना लीटर में। ठीक है, खैर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम और मोलैरिटी में तो दुश्मनी वाला रिश्ता है। मोलैरिटी ऊपर बैठा है, वॉल्यूम नीचे बैठा है, तो वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी घटेगा, यानी ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो मोलैरिटी घटेगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यह कहता है
एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के तुलना में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है भाई पाई बराबर CRT। ठीक है, आप देख रहे हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C यानी कंसंट्रेशन से, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के तुलना में, तो आंसर हो जाएगा हायर देन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है हेनरीज कांस्टेंट KH टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। आपको बता दूं ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि हेनरीज कांस्टेंट यानी KH का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट जिसको KH से डिनोट करते हैं उसका भी वैल्यू बढ़ता है। और यहीं पे एक और बात मैं बता देता हूं, अगर यहीं पे हमसे पूछ दे सॉल्युबिलिटी, अच्छा हम हेनरीज लॉ कब पढ़ते हैं, जब किसी गैस के सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है लिक्विड में, तब हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। तो याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, और हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी जो होता है गैस का किसी लिक्विड में वो घटता है। फिलहाल यहां हम बात करेंगे अगर वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑल द कंपोनेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा कि टोटल मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट कर लीजिए, है ना, ए कंपोनेंट, यानी ऊपर में हम रखेंगे एक कंपोनेंट के मोल्स को और नीचे रखेंगे सारे मोल्स को। यार ये तो मोल फ्रैक्शन का बात लग रहा है मुझे ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आप समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, लेट्स टेक एग्जांपल कि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो ए के मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए के मोल को ऊपर लिख दो और बाकी सब के मोल को, सब में कौन कौन है यार, ए और बी ही तो है, ए और बी ही तो है, तो नीचे लिख दो ए का मोल प्लस बी का मोल, ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन। तो जिसका जिक्र हो रहा है उसके मोल को ऊपर और बाकी सबके मोल को नीचे, ये मोल फ्रैक्शन होता है, वही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, अभी जस्ट बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मोलरिटी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following aqueous solution should have the high boiling point? यार मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे सवाल को जो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 आया था उसको मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया था कि आप ऐसे सवाल को बढ़िया से कर पाओ। यहां पर हमसे पूछ रहा है हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर जो भी ऑप्शन है ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है, सब टूटेंगे और सब टूटेंगे तो सबका वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। याद रखिए जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन सेम है तो वेंट ऑफ फैक्टर से कंपेयर कर दो। यार NaOH किसमें टूटता है, Na प्लस और OH माइनस में। Na2SO4 किसमें टूटता है, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में। ठीक है, NH4NO3 किसमें टूटता है, ये टूटता है NH4 प्लस और साथ में NO3 माइनस में। नेक्स्ट KNO3 किसमें टूटेगा, K प्लस और NO3 माइनस में। और वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है भाई टूटने के बाद कितने मोल्स बट्टा टूटने के पहले कितने मोल्स। सबसे ज्यादा किसका है, मुझे दिख रहा है कि Na2SO4 में टूटने के बाद 2 और 1 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स, और टूटने के पहले 1, तो Na2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा लग रहा है, तो ऑप्शन मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी Na2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, P बराबर XP0 फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत कर सकते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे इस सवाल पे हेनरीज लॉ लगा सकते हो, है ना। इस बात के लिए तो श्योर हूं कि बाकी का 2 ऑप्शन तो नहीं लगाओगे, इतना तो पढ़ाई किए ही होगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हेनरीज लॉ को टिक कर सकते हो। लेकिन याद रखिए हेनरीज लॉ लगाना हो, मतलब हेनरीज लॉ अगर लगाना होता तो उसके लिए इस वाले ऊपर इक्वेशन में हेनरी कांस्टेंट दिया होता ना हमारे पास, यानी KH दिया होता। हेनरी कांस्टेंट तो नहीं है, हेनरी कांस्टेंट तो नहीं है, तो आप बोलोगे सर राउल्स लॉ में तो हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर टोटल बराबर काई ए पी नॉट ए प्लस काई बी पी नॉट बी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये राउल्स लॉ का फॉर्मूला तब लगता है जब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है,
लेकिन एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है यानी पार्शियल प्रेशर होता है वो काई ए पी नॉट ए के बराबर होता है। तो ये भी कुछ वैसा ही है, काई पी नॉट। एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है यानी P बराबर काई पी नॉट, ये राउट्स लॉ को डिफाइन करता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेनरीज लॉ पूछे, हेनरीज कांस्टेंट को ढूंढो। ठीक है, चलो अगला सवाल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज हाई माउंटेन, डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स, यानी जब ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। आई डोंट थिंक इस सवाल को करने के लिए आपको केमिस्ट्री लगाना पड़ेगा। ऊंचे पहाड़ मतलब हम जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम वाला ऑप्शन कोई है क्या? ऑप्शन नंबर सी मार दो सीधा, है ना। इसके बाद का आगे देखा जाएगा। चलो, यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सर ये तो कभी सुना ही नहीं, कभी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इतना खतरनाक सा नाम तो हमारे कॉपी में है ही नहीं। बिल्कुल है, और याद रखने के लिए तुमको रिवाइज करना पड़ेगा, तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो ठीक से। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसको कहते हैं? तो दो कांस्टेंट पढ़ाया जाता है आपको, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आइए मैं बात करता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि होता है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ, सॉरी ये मैं फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहा हूं, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। ठीक है, यहां पर जो केबी है भाई, इसी को तो कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका यूनिट पूछ रहा है, तुम लोग तो यूनिट तो निकाल ही लियोगे अभी तक। क्या डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, या फिर मैं इसको खींच लेता हूं इस तरफ, केबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। स्मॉल एम मोलैलिटी है, डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, केल्विन अपॉन मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर मोल है ना, ऊपर मोल, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके नीचे केजी तो ऊपर चला जाएगा केजी, यानी केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, यार ऑस्मोसिस पहले बता दिया, ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में याद रखिएगा सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करता है हमेशा लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो फ्रॉम बोथ साइड नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से फ्लो करता है हायर की तरफ। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 19। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम, याद रखिए दो सॉल्यूशंस, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो दोनों सॉल्यूशन कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला मैं? दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो दोनों सॉल्यूशन कहलाते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मस्ट हैव सेम। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होता है यार? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। अगर दो सॉल्यूशन आपस में ऑस्मोटिक है तो यानी पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएगा। अरे दो सॉल्यूशन है अलग अलग, एक का पाई 1 दूसरे के पाई 2 के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं पाई 1 यानी C1RT बराबर C2RT, क्योंकि R और T तो कांस्टेंट होगा ना एक कंडीशन पर, R और T कांस्टेंट काट दो, तो यहां से आ रहा है C1 बराबर C2। इसका मतलब अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, और कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो सॉल्यूट नहीं सेम हो सकता है, डेंसिटी नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे वो अपने आप सेम हो जाएंगे। तो इसका दो आंसर होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ अनदर। याद रखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैं मानता हूं पाई 1 और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर मानता हूं पाई 2। अगर पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से, यानी अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे सॉल्यूशन से, तो जिसका ज्यादा है वो कहलाता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और जिसका कम है वो कहलाता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो कह रहा है सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वाला का बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और सेम होता है तो उसको आइसोटोनिक कहते हैं, अभी दो सवाल पहले ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉल्स फॉर मोल फ्रैक्शन। मैं बता देता हूं, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, और या तो 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। देख लीजिए कौन सा फॉल्स है। इस वाले ऑप्शन में
मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 2 के इक्वल दिखा रहा है, टिक कर दो, मोल फ्रैक्शन कभी 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ अनदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अगले सवाल पर चलते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इन सॉल्यूशन द वेंथौ फैक्टर इज। आपको बता दूं, वेंथौ फैक्टर का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल या तो डिसोसिएट होता है या तो एसोसिएट होता है। डिसोसिएट मतलब टूटना और एसोसिएट मतलब जुड़ना। और जो एक कंडीशन ये भी होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो ना तो टूटेगा ना ही जुड़ेगा। आपको एक बात बता रहा हूं, देखो ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत काम आएगा ये पॉइंट, कि वैसा कोई सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए याद रखिएगा वेंथौ फैक्टर हमेशा 1 के बराबर होगा। जो टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं, तो उसके लिए वेंथौ फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। जो टूटेगा यानी जो डिसोसिएट होगा, टूटने वालों के लिए वेंथौ फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, और जुड़ने वालों के लिए यानी एसोसिएट वैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो एसोसिएट होंगे, एसोसिएट वालों के लिए आई का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। ये कह रहा है डिसोसिएट के लिए आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं कि हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। दो कंपोनेंट का अगर सुनने में एक जैसा लगे नाम तो आप समझ जाइएगा वो आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पर बात कर रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन का। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। आपके कॉपी में 2 सेक्शन बना हुआ है, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, दूसरा निगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन में जितने पॉइंट्स है वो याद करना पड़ेगा, निगेटिव डेविएशन में जितने पॉइंट्स है वो याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ये क्लोरोफॉर्म और साथ में इथेनॉल। क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये बेंजीन और टोल्यूइन तो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक और चीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? अच्छा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। ठीक है, जहां पर C कॉन्सेंट्रेशन है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉल्यूशंस व्हिच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको बोलते हैं एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपको पढ़ाया गया है, वैसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज और गैसियस फेज में सेम हो, या जो एक ही टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करे, उसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक ही साथ बॉयल करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द वेंथौ फैक्टर ऑफ CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट का वेंथौ फैक्टर। यार वेंथौ फैक्टर पूछे तो आपको कुछ नहीं आना चाहिए, आपको बस इसको तोड़ने आना चाहिए कि CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस किसमें टूटेगा? ये टूटेगा Ca+2 CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये टूटेगा Ca+2 और 2NO3-। ठीक है, ये इसका वेंथौ फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका वेंथौ फैक्टर हो जाएगा, वेंथौ फैक्टर का फॉर्मूला होता है टूटने के बाद कितने आयंस हैं? 2 और 1 3, और टूटने के पहले सिर्फ 1। तो इसका वेंथौ फैक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? C। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट को हम किसी लिक्विड से पास कराएं तो सॉल्यूशन के तो पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, है ना, तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। प्रेसिपिटेट नहीं होगा, वेपर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सोल, जिसको कोलॉइड भी कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में सेम चीज पढ़ा है हमने। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, अगला सवाल, यूनिट ऑफ मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा? यार इसके लिए तो सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में? केजी में, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल, मोल और केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है विच एक्वस सॉल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से मैं बात कर रहा हूं कि इस सवाल में हमें वेंट ऑफ फैक्टर को लाना पड़ेगा। NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है? I बराबर टूटने के बाद Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, टूटने के बाद 2 मोल, टूटने से पहले 1 मोल, तो I बराबर हो जाएगा 2। इसके बाद बात करते हैं C2H5OH, ये तो इथेनॉल है, ये टूटेगा ही नहीं, जो टूटेगा नहीं उसका I बराबर 1। MgI2, MgI2, चलिए MgI2 किस में टूटेगा? ये टूटेगा Mg प्लस 2 प्लस 2I माइनस। इसका वेंट ऑफ फैक्टर, इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा टूटने के बाद 3 मोल, टूटने से पहले 1 मोल, तो 3/1 यानी 3 के बराबर। चलिए MgSO4, MgSO4 किस में टूटेगा? तो MgSO4 टूटेगा Mg प्लस 2, है ना, और SO4 2 माइनस, तो टूटने के बाद 2 मोल और टूटने से पहले 1 मोल, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 2 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें सबसे ज्यादा होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M इंटू I। KF का वैल्यू सभी के लिए सेम होगा, M इंटू I का वैल्यू चेक कर लो, इसका M 0.01, 0.005, 0.005, 0.005। I का वैल्यू किसका सबसे ज्यादा है? इसका, है ना, इस वाले क्वेश्चन का, C का। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको I से इंटू करता हूं, यानी 0.005 को 3 से इंटू कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 0.015, ठीक है। इस वाले केस में, इस वाले केस में एक चीज और देखिए, मतलब हमें इस सवाल में करना क्या है, KF का वैल्यू सबके लिए सेम होगा, बस M इंटू I का वैल्यू सबके लिए चेक कर लेते हैं। इस वाले केस में 0.01 इंटू 1 यानी 0.01 ही होगा। इस वाले केस में 0.005 है, 0.005 है, तो ये भी 1 से इंटू होकर 0.005 ही रह जाएगा। इस वाले केस में ये आ गया 0.015। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में 0.005 को 2 से इंटू करेंगे तो कम ही रह जाएगा, इसका सबसे ज्यादा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो ये भी उसी प्रकार का सवाल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? तो फिर से वही बात कह रहा हूं, फिर से वही बात कह रहा हूं, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो KCl टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 2 के बराबर। ये क्या है? ये हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज तो टूटता ही नहीं है, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और ग्लूकोज अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो इसका I बराबर हो जाएगा 1। Al2SO4 का होल थ्राइस, ये किस में टूटेगा? ये आना चाहिए सभी को, ये टूटेगा 2Al प्लस 3 और साथ में 3SO4 पे 2 माइनस, ठीक है। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5/1, यानी I बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो मुझे इस दिख रहा है कि K2SO4 टूट जाएगा 2K प्लस और साथ में SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? टूटने के बाद 3 मोल, टूटने से पहले 1 ही मोल, तो I बराबर 3। वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा Al2SO4 का होल थ्राइस। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप इस चीज को देख पाओ, बाकी अगर आपको ये सवाल आएगा तो आपको सॉल्व करने में इतना समय बिल्कुल नहीं लगेगा, आप तुरंत आंसर बता दोगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O। HCl और H2O को जब हम मिक्स करते हैं तो एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि HCl जो है 20.2% होना चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर वाटर में 20.2% HCl को मिक्स करते हैं तो एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर तैयार होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो आसान ही होते हैं, हालांकि आपको ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा आसान न्यूमेरिकल ही आता है। चलिए देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है,
जो कि पहला न्यूमेरिकल है वो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 0.0821 atm, टेम्परेचर दे रखा है और कंसंट्रेशन पूछ रहा है। बड़ा आसान है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर दे कितना रखा है 0.0821 इक्वल्स C। कंसंट्रेशन हमसे पूछ रहा है C, R का वैल्यू भी होता है 0.0821, गैस कांस्टेंट आप सभी को पता है। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, पुट कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा तो C बराबर हो जाएगा 1/300। ठीक है, 1/300 को मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू 10 का पावर -2 और 1/3 0.3 होता है, तो 0.3 वाला मुझे 1/3 0.33 होता है, तो 0.33 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, 0.3 इंटू 10 का पावर -2, तो जो डेसिमल है वो 2 प्लेस और पीछे चला जाएगा, है ना, 2 प्लेस लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.033। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 ग्राम NaOH मौजूद है 200 ml सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी निकालिए। बहुत आसान सवाल, लेकिन इस सवाल को करने के लिए आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम जो हम लेते हैं सॉल्यूशन का वो लीटर में लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोल्स निकालना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट है NaOH। NaOH का मोल्स कैसे निकलेगा? तो मोल्स आइए निकालना सिखाते हैं आपको। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास। गिवन मास कितना है? NaOH का मास जो सवाल में दे रखा है वो है 2 ग्राम। गिवन मास 2 बट्टा मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होता है? यार मोलर मास तो कैलकुलेट करना आना चाहिए सभी को। NaOH का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड कर दोगे हो जाएगा 40, तो मोलर मास हो जाएगा 40। तो मोल्स यानी मोल्स का फॉर्मूला क्या डाला? गिवन मास बाई मोलर मास। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/20। तो मोल्स की जगह पे पुट कर दीजिए कितना? 1/20। ठीक है, बाई वॉल्यूम डालना है लीटर में, लेकिन सवाल में दे रखा है मिलीलीटर में। कितना दे रखा है? 200, डाल दिया। ठीक है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मिलीलीटर में डाला है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 5 जा 10। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 5/20 और 1/4 और 1/4 मतलब आंसर। एक मिनट मैं एक बार चेक कर लूं। 1/20 नीचे 200, 5 ठीक है, ऊपर आ गया 5 और 20 नीचे, 5/20 1/4। आंसर हो जाएगा इसका 0.25। ठीक है, सही है, आंसर आ जाएगा इसका 0.25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो कि हमारे इस स्लाइड का आखिरी सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है? 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैंने मोलैरिटी पे जो सवाल सॉल्व किया है, मोलैरिटी पे हूबहू एक वैसा ही सवाल है। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं बता देता हूं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट का मास आपको पुट करना है केजी में, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूट यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोल्स कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का मोल्स निकालेंगे, वही मोल्स का हमारा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स निकालना है ग्लूकोज का कैसे? गिवन मास कितना दे रखा है? 18, और ग्लूकोज का मोलर मास अगर आप निकालोगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मोलर मास निकालोगे तो वो आएगा 180, है ना, काट देंगे, ये हो जाएगा 1/10। मोल्स आ गया 1/10, पुट कर दो 1/10 और नीचे क्या डालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1000 ग्राम, या केजी में भी पुट कर सकते हो। केजी में अगर पुट करोगे, या चलो 1000 ग्राम दे रखा है और इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से 1000 कट गया, आंसर आ जाएगा 1/10 यानी 0.1। यानी मोलैलिटी कितना आ गया? 0.1, और मोलैलिटी को ही कहते हैं मोलल, तो आंसर हो जाएगा 0.1 मोलल। चलिए, और यहां हमारा क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप कौन से चैप्टर का चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।